हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है महासागरीय निक्षेप। महासागरीय निक्षेपों के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले विद्वान थे हेरोडोटस। और उसके बाद में बात करें तो कि महासागरीय निक्षेपों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया, तो वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था मरे और रेनार्ड महोदय ने। अब महासागरीय निक्षेप होते क्या हैं, तो इनकी बात करें तो महासागरीय निक्षेप का मतलब है कि महासागरीय तली पर असंगठित अवसाद के जमाव को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। यानी जो महासागर की तली होती है उस पर असंगठित पदार्थों का जमाव हो जाता है, उसको हम महासागरीय निक्षेप कहते हैं। ये महासागरीय निक्षेप आते कहाँ से हैं, इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। एक स्थलजात निक्षेप होते हैं, दो जो स्थलीय भाग पर कंकड़ पत्थर या जो भी धूल के कण पदार्थ मौजूद हैं वो पवन द्वारा या नदी के द्वारा महासागरीय तली में जमा कर दिए जाते हैं, वो स्थलजात निक्षेप में आते हैं। इन्हें भूमिज निक्षेप भी कहते हैं। इन सब के बारे में हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे। पहले इनका वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद में ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों का निक्षेप। अगर ज्वालामुखी का उद्गार स्थलीय भाग पर हुआ है तो स्थलीय भाग पर होने के कारण वही प्रक्रिया होगी कि नदियों के द्वारा या पवनों के द्वारा उड़ाकर ये अवसाद महासागरीय भागों में जमा कर दिए जाते हैं। और जैविक या कार्बनिक निक्षेप, जैविक और कार्बनिक निक्षेप में जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष होते हैं, वो अवशेष महासागरीय तली में जमा हो जाते हैं। तो जैविक और कार्बनिक निक्षेप में जीव जंतु और वनस्पतियों के अवशेष शामिल होंगे। और अकार्बनिक निक्षेप, अकार्बनिक निक्षेप में एक तो आती है लाल मृत्तिका, और दूसरा उल्का धूल। यानी जो उल्कापिंड होते हैं उनकी धूल महासागरीय तली में जमा हो जाती है, उल्का धूल। अब बात करें हम जैविक और कार्बनिक निक्षेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे कंफ्यूज करेगा। तो जैविक और कार्बनिक निक्षेप का अलग से आगे वर्गीकरण किया गया है। बात करें जैविक और कार्बनिक निक्षेप, इसमें यह 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है तट तलवासी या नेरेटिक जमाव, दूसरा है अगाध सागरीय या पेलेजिक जमाव। तट तलवासी यानी तट के समीप जो जमा होते हैं वो आते हैं इसमें तट तलवासी में। अगाध सागरीय यानी पेलेजिक जमाव में, यानी जो गहरे सागरीय भाग में जमा होते हैं, निक्षेप जमा होते हैं, वो उनको शामिल किया जाता है। फिर अगाध सागरीय पेलेजिक जमाव को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, चूना प्रधान और सिलिका प्रधान। ये डिवाइडेशन है वो चूने की मात्रा के आधार पर किया गया है। चूना प्रधान में टेरोपोड आएगा और ग्लेबिरोजेनो आएगा, और सिलिका प्रधान में डाइटम और रेडियोलेजियन आएगा। इसका वर्गीकरण है। यानी ये वर्गीकरण आपको ध्यान में रखना है। वर्गीकरण आप ध्यान में रखोगे तो टॉपिक आपको ध्यान में अच्छे से आएगा। उसके बाद में हम इसका डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की थी स्थलजात या भूमिज निक्षेप की। स्थलजात या भूमिज यानी जो भूमि पे जमाव होता है वो समुद्र में कैसे पहुंचता है, उसके बारे में भूमिज निक्षेप। स्थलजात या भूमिज निक्षेप यानी स्थलीय भागों से पवन द्वारा उड़ाकर लाई जाने वाली और बहते हुए जल यानी नदी के द्वारा स्थलीय भागों के पदार्थों को भागकर समुद्र में जमाव किया जाता है, तो वो स्थलजात या भूमिज निक्षेप में शामिल होते हैं। तो इसमें लिखिए आप
स्थलीय भागों से पवन यानी हवा, पवन द्वारा उड़ाकर लाए जाने वाले तथा बहते जल यानी नदी द्वारा स्थलीय भागों के पदार्थों को समुद्र या महासागर में जमा किया जाता है या जमाव किया जाता है। उन पदार्थों को स्थलजात या भूमि निक्षेप कहते हैं। यानी जो स्थल पर जो पदार्थ हैं या भूमि पर जो पदार्थ हैं वो महासागरों में कैसे पहुंचते हैं, उनके पहुंचने का कारण है पवन और नदी। उनके द्वारा पवन द्वारा उड़ाकर और नदी के द्वारा बहाकर इन पदार्थों को समुद्र में जमा किया जाता है, तो वो निक्षेप स्थलजात निक्षेप में आते हैं। और इनका जमा करने का एक क्रम होता है, जैसे सबसे पहले जमा होगी बजरी, उसके बाद में रेत, और उसके बाद सिल्ट, और उसके बाद में मृत्तिका, और उसके बाद में पंख। ये क्रम है इसका। तट से सागर की ओर। तो बजरी की बात करें तो बजरी में क्या होता है, बजरी के कणों का आकार, यानी ये बजरी है, इस बजरी के कणों का आकार कणों का आकार 2 mm से 256 mm व्यास के कणों के, यानी ऐसे समझिए कि कणों का आकार 2 mm से 256 mm तक होता है। और बजरी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको भी फिर अलग अलग क्रमों में बांटा गया है। बात कर रहे थे हम बजरी की, उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। 1 नंबर इसमें है गोलासम, उसके बाद में गुलासमिका, और उसके बाद गुटिका, और फिर 4 नंबर पे है कणिका। इसमें सबसे बड़ा आकार होता है वो होता है गोलासम का, 256 mm से बड़े आकार के।
और ये होते हैं गुलासमिका। ये गुलासम से छोटे होते हैं, 64 mm से 256 mm तक के जो कण होते हैं उनको गुलासम में शामिल किया जाता है। और गुटिका में 4 mm से 64 mm तक के कणों को शामिल किया जाता है। और कणिका में सबसे छोटे यानी 2 mm से 4 mm तक के पदार्थों को शामिल किया जाता है। ये इन बजरी का अलग अलग प्रकार हैं, यानी जो 256 mm से बड़े आकार के कण होंगे उनको गोलासम में शामिल करेंगे, और 64 से 256 mm के जो पदार्थ होंगे उनको गुलासमिका में शामिल करेंगे, और 4 mm से 64 mm के मध्य जिनका आकार होगा उनको गुटिका में शामिल करेंगे, और 2 mm से 4 mm तक के पदार्थों को कणिका में शामिल करेंगे। ये इनका अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। उसके बाद में हम बात करें 2 नंबर पर रेत। तो रेत में कणों का आकार, रेत में कणों का आकार 1 mm से 1/16 mm तक के कण शामिल होते हैं। कण शामिल हैं। फिर रेत को भी 5 भागों में बांटा गया है। रेत को सामान्यतः पांच प्रकारों में बांटा गया है। तीन, 4 और 5। सबसे पहले आपको याद रखने का एक तरीका है, सबसे पहले हम 3 नंबर पे लिखेंगे तो सबसे मध्य में है ये, तो यहां लिखेंगे मध्यम कणों के आकार मध्यम कणों के आकार वाली रेत। उसके बाद में इससे ऊपर लिखेंगे मोटी रेत, ये मोटी और ये मध्यम, और इसके नीचे लिखेंगे फिर बारीक रेत। बारीक रेत और मोटी रेत यानी सबसे ऊपर आएगी अत्यधिक मोटी रेत। अत्यधिक मोटी रेत। और सबसे नीचे आएगी अत्यधिक बारीक रेत। अत्यधिक बारीक रेत। तो ये रेत के सामान्यतः 5 प्रकार हैं, यानी रेत की भी अलग अलग प्रकार की रेत होती है। अत्यधिक मोटी रेत, फिर मध्यम कणों वाली आकार वाली रेत, फिर बारीक रेत, फिर अत्यधिक बारीक रेत। उसके बाद में हमारा 3 नंबर इसमें है, यानी ये भी हम सतलजात निक्षेपों की बात कर रहे हैं। इसमें जो 5 प्रकार थे, बजरी, रेत, सिल्ट, पंख, तब इसके बाद में 3 नंबर अपनी है सिल्ट।
सिल्ट के कणों का आकार सिल्ट के कणों का आकार सिल्ट के कणों का आकार यानी ये बजरी से रेत से छोटी होती है, इनका आकार, छोटे कण इसमें शामिल होते हैं। तो हमने रेत के कण लिए थे 1 mm से 1/16 mm, तो इसमें उन कणों को शामिल करेंगे जिनका व्यास 1/16 mm से 1/256 mm व्यास वाले कण। कण शामिल होते हैं। उसके बाद में 4 नंबर पे हमने बात की थी मृत्तिका की। मृत्तिका यानी कले, इंग्लिश में बोलते हैं कले, CLAY, कले। इसमें मृत्तिका में कणों का आकार किससे, सिल्ट से छोटा होगा। तो मृत्तिका में कणों का आकार यानी 1/256 mm से 1/8192 mm व्यास वाले कणों को शामिल करते हैं। और उसके बाद में बात करें हम पंख, इसे कहते हैं मड। पंख यानी मृत्तिका से छोटे आकार वाले, मृत्तिका से छोटे आकार वाले कण, ये पंख में शामिल किए जाते हैं। अब इसमें आप एक नोट लगा के लिखिए कि बजरी रेत सिल्ट इन तीनों स्थल जात निक्षेपों का जमाव मगन तटों पर होता है। यानी जो बजरी रेत सिल्ट ये तीनों जो स्थल जात निक्षेप हैं, इनका जमाव तो मगन तटों पे होता है तथा मृत्तिका व पंख
का जमाव ये तट और ये ढाल क्या होते हैं, ये अपने एक टॉपिक है, उसमें आपको समझ में आएगा। मृत्तिका और पंख का जमाव मगन ढालों पे होता है। मगन ढालों पर होता है। जैसे यहाँ से ये तट है, फिर ये ढाल, फिर ये मैदान, फिर ये गरत, इस प्रकार। तो ये इतना दूर तो क्या इसमें तट में शामिल करते हैं। तो इस पे तो बजरी, रेत, सिल्ट आएगी, और ये भाग है इसका, ये मगन ढाल होगा, मगन ढाल। तो इस ढाल पे पंख और मृत्तिका का जमाव होता है। अब बात करें कि जो अपने विद्वान थे, शुरू में सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था निक्षेपों का, उसमें एक नाम आया था मरे, यानी उसका नाम था जॉन मरे। तो जॉन मरे ने पंखों को, यानी पंख को 3 भागों में बांटा है। पंख के 3 प्रकार बताए हैं। तीन प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार बताया है नीला पंख। नीला पंख क्या होता है? नीला पंख में लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसे चूने का अंश और कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 35% तक पाया जाता है। यानी इसमें लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसके कारण इसका आकार नीला हो जाता है। अधिक होती है इसमें चूने का अंश या कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 35% तक होता है। अब बात करें कि नीला पंख महासागरों में कहाँ पाया जाता है, तो नीला पंख महासागरों में भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर, इन महासागरों में ये अधिक पाए जाते हैं। और जितने भी पंख हैं, 3 पंख पढ़ेंगे हम, नीला, लाल और हरा पंख, इनमें सबसे ज्यादा मात्रा नीले पंख की होती है।
उसके बाद में हम बात करें वो है लाल पंख। लाल पंख, तो इसमें भी लोहा ऑक्साइड की मात्रा अधिक पाई जाती है और चूने का अंश इसमें यानी लोहा ऑक्साइड लोहा ऑक्साइड अधिक मात्रा पाई जाती है और चूने का अंश %32 तक, यानी इसमें लोहा ऑक्साइड की तो अधिक मात्रा पाई जाती है और चूने का अंश होता है वो 32% तक पाया जाता है। ये मुख्यतः कहाँ पे मिलते हैं? ये मुख्यतः पीला सागर, अटलांटिक सागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और ब्राजील तट के पास मिलते हैं। यानी ये मुख्य रूप से पीला सागर, अटलांटिक महासागर और ब्राजील तट के पास मिलते हैं। अब तीसरा है हरा पंख। हरा पंख, हरा पंख नीले पंख का रासायनिक अपक्षय की क्रिया के कारण इनका रंग हरा हो जाता है। तो लिखिए इसमें नीला पंख का रासायनिक अपक्षय की क्रिया से ये हरे पंख में बदल जाते हैं। हरे पंख में बदल जाते हैं और इनकी अधिकांश मात्रा है वो ऑस्ट्रेलिया, अधिकांश मात्रा ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। अधिकांश मात्रा इनकी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है। ठीक है, अब बात करें कि विश्व में एशिया महाद्वीप है ना, एशिया महाद्वीप की नदियां सर्वाधिक निक्षेप करती हैं।
यानी स्थलजात निक्षेप होते हैं उनमें सर्वाधिक निक्षेप करने का कार्य नदियों के द्वारा होता है। और लिखिए इसमें विश्व में एशिया महाद्वीप विश्व में एशिया महाद्वीप की नदियां या नदियों से विश्व में एशिया महाद्वीप की नदियों से सर्वाधिक निक्षेप होता है। यानी विश्व में एशिया महाद्वीप की नदियों से सर्वाधिक निक्षेप होता है और सर्वाधिक निक्षेप करने वाली नदी सर्वाधिक निक्षेप का मतलब होता है जमाव, निक्षेप करने वाली नदी वो है ओंगो नदी, आंगो नदी। और ये नदी कहाँ की है? चीन की। ये विश्व में सर्वाधिक जमाव करती है और वह भी पीला सागर में, क्योंकि इसका होंगो नदी का निक्षेप है या अंत है मुहाना, वो पीला सागर में है, तो ये सर्वाधिक जमाव या निक्षेप करने वाली नदी है। ये तो बात कर रहे थे हम स्थलजात निक्षेपों की। हमने निक्षेपों को 4 भागों में डिवाइड किया था। स्थलजात ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थ, जैविक यानी कार्बनिक निक्षेप और अकार्बनिक निक्षेप। तो ये बात तो चल रही थी अपनी स्थलजात निक्षेपों की। अब बात करते हैं 2 नंबर अपना पॉइंट होगा, वो है ज्वालामुखी उद्गार से निकले पदार्थों का निक्षेप। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों का निक्षेप। यानी हमने टॉपिक की शुरुआत में भी बात की थी कि जब स्थल भाग पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पवन और नदियों द्वारा पदार्थों को महासागरीय भागों में निक्षेप किया जाता है। और जब ज्वालामुखी का उद्गार समुद्र में होता है तो स्वतः ही महासागरीय पदार्थों का तो स्वतः ही जो पदार्थ होते हैं उनका जमाव महासागरीय भागों में हो जाता है। तो इसमें लिखिए कि जब स्थल भाग पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो पवन व नदियों द्वारा पदार्थों का
महासागरीय भागों में महासागरीय भागों में निक्षेप किया जाता है। और जब यानी अगर ज्वालामुखी का उद्गार स्थलीय भाग में हो रहा है तो ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ हैं उनका जमाव नदियां और पवन के द्वारा महासागरीय भागों में किया जाता है। और जब ज्वालामुखी का उद्गार और जब ज्वालामुखी का उद्गार जब ज्वालामुखी का उद्गार जब ज्वालामुखी का उद्गार महासागरीय भागों में होता है तो स्वतः ही पदार्थों का जमाव महासागरीय भागों में हो जाता है। ये था अपना ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले पदार्थों का जमाव किस प्रकार महासागरीय भागों में होता है, इन सब के बारे में। अब बात करें हम 3 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, जैविक और कार्बनिक पदार्थों का निक्षेप। 3 नंबर अपना टॉपिक है, पॉइंट था वो था जैविक या कार्बनिक निक्षेप। एक बार फिर से देख लीजिए आप इसको। स्टार्ट में हमने इसमें डायग्राम बनाया था। इस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जैविक और कार्बनिक निक्षेप, यानी इसको हम 2 भागों में डिवाइड किया हमने, तट तलवासी यानी नेरेटिक जमाव और अगाध सागरीय यानी पेलेजिक जमाव। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है चूने की मात्रा के आधार पर, चूना प्रधान उज और सिलिका प्रधान उज। और उसको भी फिर चूना प्रधान में 2 हैं, टेरोपोड और ग्लोबी जरीना, और सिलिका प्रधान में डाइटम और रेडियोलेरियन। तो इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं। तो इसको 2 भागों में हमने डिवाइड किया है। एक नंबर है इसमें तट तलवासी या नेरेटिक जमाव, और 2 नंबर है इसमें अगाध सागरीय। अगाध का मतलब है गहरे सागरीय, अगाध सागरीय या पेलेजिक जमाव। पेलेजिक जमाव
अब बात करें इसमें 1 नंबर में, तट तलवासी या नेरेटिक जमाव। तो इसमें क्या होता है, मगन तटों वाले भागों में, यानी जो कम गहरा जलीय भाग है, में वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों का निक्षेप होता है, जिस पर स्थलजात पदार्थों का परत दर परत जमाव होता जाता है। इसमें होता है मगन तट, मगन तट वाले भागों, मगन तट वाले भागों में, यानी इसका मतलब है कम गहरा जलीय भाग, कम गहरा जलीय भाग, यानी मगन तट वाले भागों में वनस्पति व जीव जंतु वनस्पति व जीव जंतुओं के अवशेषों का निक्षेप होता है। जिस पर स्थलजात पदार्थों का परत दर परत जमाव होता रहता है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो तट तलवासी यानी नेरेटिक जमाव, उसका मतलब ये है कि जो स्थल जात से यानी स्थलीय भाग से जो सटा हुआ भाग है, यानी मगन तट कहते हैं उसको, उस मगन तट वाले भाग में वनस्पति और जीव जंतुओं के अवशेषों का निक्षेप हो जाता है। उनका निक्षेप होने के बाद में जो स्थल जात वाले पदार्थ नदी या पवनों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं, वो उन वनस्पति या जीव जंतुओं के अवशेषों पर परत दर परत जमते रहते हैं, जमाव होता रहता है। वो जमाव है वो तट तलवासी या नेरेटिक जमाव में शामिल होते हैं। उसके बाद में 2 नंबर अपना था अगाध सागरीय या पेलेजिक। अगाध सागरीय या पेलेजिक जमाव या निक्षेप। इसमें क्या होता है, गहरे सागरीय भागों में, गहरे सागरीय भागों में गहरे सागरीय भागों में शैवालों के बारीक अंशों का जमाव, यानी जो शैवाल होते हैं उनके बारीक जो अंश होते हैं उनका जमाव होता है, अंशों का जमाव होता है। जिन्हें उज या सिंधु पंख कहते हैं, जिन्हें उज या सिंधु पंख कहते हैं।
ठीक है, ये था जैविक या कार्बनिक पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसमें जो अगाध सागरीय या पेलेजिक जमाव है उसको चूने की अंश की मात्रा के आधार पर उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। चूने के अंश की मात्रा के आधार पर दो प्रकार हैं, दो प्रकारों में बांटा गया है। बांटा गया है जिस हमने जाना था स्टार्ट में, इसको शुरुआत में, एक होता है चूना प्रधान, चूना प्रधान उज, और दूसरा होता है वो होता है सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान उज, चूना प्रधान उज और सिलिका प्रधान उज। अब बात करें हम इसमें चूना प्रधान उज की, तो चूना प्रधान उज में चूने की अंश की मात्रा अधिक होती है। इसमें चूने का अंश अधिक होता है और ये सामान्यतः महासागरीय भागों में हजार फेदम से 2000 फेदम की गहराई, 1000 फेदम से 2000 फेदम की गहराई तक पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसको चूना प्रधान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। चूना प्रधान उज, उसके दो भाग हैं, एक है टेरोपोड और 2 नंबर था इसका ग्लेवो सॉरी ग्लोबिजेरिना। तो टेरोपोड में तो क्या है, मोलस्क वर्गीय जीव हैं, उनके अंशों को शामिल किया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अंश 80% तक होता है और ये 300 फेदम से 1000 फेदम, 300 से 1000 फेदम की गहराई तक मिलते हैं। ये मुख्यतः
मध्य अटलांटिक कटक वाला जो भाग है उसके आसपास वाले भागों में, भूमध्य सागर वाले भागों में और प्रशांत महासागर के भागों में पाए जाते हैं। और जो ग्लोबी जेरिना है उज है, इसमें चूने का अंश 65% तक होता है और इसकी गहराई है वो 2000 से 4000 फेदम तक होती है। उसके बाद में हम बात करें वो है सिलिका प्रधान। सिलिका प्रधान उज, सिलिका प्रधान उज में चूने का अंश कम पाया जाता है, यानी इसमें चूने का अंश कम पाया जाता है। और इसके भी दो भाग हैं, एक इसमें है डायटम और दूसरा है रेडियोलेरियन। डायटम क्या है कि उच्च अक्षांशीय वाले जो भाग होते हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में इनका जमाव मिलता है, और जिसमें अत्यंत सूक्ष्म यानी जो छोटे पौधे हैं उनके अवशेषों को शामिल किया जाता है। और इनकी गहराई है वो 600 से 2000 फेदम तक इनकी गहराई है। और ये उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागरों के क्षेत्रों में जो अंटार्कटिका के आसपास वाला जो भाग है वहां पे इनका निक्षेप अधिक मिलता है। उसके बाद में बात करें रेडियोलेरियन। तो रेडियोलेरियन की गहराई है वो 2000 से 5000 है, 2000 से 5000 फेदम तक इसकी गहराई है। और ये प्रशांत महासागरों में इसका जमाव अधिक पाया जाता है। तो ये तो था अपना मतलब जैविक या कार्बनिक पदार्थों का निक्षेप। अब बात करें जो अपना चौथा पॉइंट था अकार्बनिक निक्षेप। अकार्बनिक निक्षेप में हमने दो चीजों को शामिल किया था, एक थी इसमें लाल मृत्तिका यानी रेड क्ले। लाल मृत्तिका का निर्माण लोहा ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के सिलिकेट पदार्थों के बारीक निक्षेप से होता है। इसमें लिख लीजिए आप एक लाइन, लाल मृत्तिका का निर्माण लोहा ऑक्साइड व एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम के सिलिकेट पदार्थों का बारीक सिलिकेट पदार्थों का बारीक निक्षेप से होता है।
जो उनका बारीक निक्षेप है उनसे होता है। और इनकी गहराई की बात करें तो 2700 फेदम तक वाले गहरे भागों में पाए जाते हैं, यानी 2700 फेदम तक वाले गहराई वाले भागों में पाए जाते हैं। सर्वाधिक मतलब लाल मृत्तिका का सर्वाधिक निक्षेप है। आगे लिखिए एक लाइन और, लिखिए लाल मृत्तिका का सर्वाधिक निक्षेप प्रशांत महासागर में होता है। प्रशांत महासागर में होता है। उसके बाद में इसमें हमने शामिल किया था उल्का धूल, यानी जो उल्का पिंड होते हैं उनकी धूल, यानी अंतरिक्ष से जो उल्का पिंड के गिरने से इनकी धूल का जो जमाव भी महासागरीय भागों में होता है। अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्कापिंड की धूल का जमाव महासागरीय भागों में होता है, महासागरीय भागों में होता है। तो ये उल्का धूल था, यानी अकार्बनिक निक्षेप में लाल मृत्तिका और उल्का धूल को शामिल किया गया है। तो ये अपना टॉपिक था महासागरीय निक्षेप, जो आपको एक डिटेल के साथ समझाया गया है। अच्छे से आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। और इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।